नमस्कार दोस्तों। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कि चाइल्ड बर्थ की इच्छा होती है, मगर उनके कई सारे मिथ्स भी उनके दिमाग में होते हैं। क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, ये जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो ऑनलाइन डेटा है वो हर चीज़ को सपोर्ट भी करता है और हर चीज़ को निगेट भी करता है, अगेंस्ट में भी रहता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, एंड्रोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और फर्टिलिटी से रिलेटेड कई पेशेंट्स डेली देखता हूँ। एक मिथ जो ये है कि फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो फीमेल से ही रिलेटेड होती है, एक बहुत ही कॉमन मिथ है जिसकी की वजह से फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक डिले होता रहता है। रिसर्चेस में पाया गया है कि लगभग 30 से 50% यानी कि लगभग आधे जो फर्टिलिटी के इश्यूज हैं वो मेल के स्पर्म की कमी की वजह से होते हैं। तो 50-50 चांस है कि आपकी फीमेल के कारण प्रॉब्लम हो रही है या मेल के कारण प्रॉब्लम हो रही है, और दोनों का ही ट्रीटमेंट साथ के साथ शुरू भी होना चाहिए, दोनों का ही जांचें साथ ही साथ शुरू होनी चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी समय के संग संग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस पे हमें अधिक ध्यान देना पड़ेगा भविष्य में। फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी दोनों ही प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट करा के सही की जा सकती हैं। दूसरा एक मिथ है कि जो मॉडर्न ड्रेसेस हैं, पुरुष जो मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं वही आजकल सूटेबल हैं। मॉडर्न जो ड्रेसेस हैं वो टाइट फिटिंग की होती हैं, मोटे कपड़े की होती हैं, जीन्स के कपड़े की होती हैं, टाइट अंडरवेयर होते हैं, वी शेप्ड फ्रेंचीज होती हैं। यह सभी टेस्टिस को, जो अंडकोश है, जो स्क्रोटम है, जो शरीर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुरुष का, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको शरीर के काफी नजदीक ले जाती हैं। तो उस वजह से उस टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के लगभग बराबर हो जाता है, और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टेस्टिस का स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। ये टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा जो मिथ है वो यह है कि जो पेशेंट्स फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन करते हैं, जो लोग फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन करते हैं यानी कि बार बार स्पर्म एक्सपेल करते हैं, या तो उनको नाइटफॉल हो जाता है वेट ड्रीम्स की वजह से, या फिर मैस्टरबेशन की वजह से वो इजैकुलेट कर देते हैं, या फिर फ्रीक्वेंट सेक्स करते हैं, उनके अंदर मेल इनफर्टिलिटी ज्यादा होती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फ्रीक्वेंट इजैकुलेशंस हैं उनकी वजह से कभी भी मेल इनफर्टिलिटी नहीं होती है, या नाइटफॉल है उसकी वजह से उनको कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती है। उनका ये मानना गलत है कि उनकी गलती की वजह से उनको ये मेल इनफर्टिलिटी हुई है। इसमें कहीं कमी ढूंढने की जरूरत नहीं है। असल कमी तक पहुंचने के लिए आपको सही परामर्श करने की जरूरत होती है। एक बहुत ही कॉमन मिथ ये भी है कि उम्र के संग संग फर्टिलिटी कम नहीं होती है पुरुष की। पुरुष ता जिंदगी बच्चे पैदा कर सकता है। पुरुषों में भी उम्र के संग संग स्पर्म काउंट कम होते देखे गए हैं और स्पर्म की क्वालिटी कम होती गई है। कई ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि बताते हैं कि उनका फर्स्ट चाइल्ड तो शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही लग गया था, मगर सेकंड चाइल्ड के लिए वो कई समय से कोशिश कर रहे हैं और उनकी फर्टिलिटी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है। तो इसका सीधा सीधा असर ये पड़ता है कि जो इनिशियल एज थी उसके अंदर तो फर्टिलिटी अच्छी थी और काउंट्स अच्छे थे। समय के संग संग जो स्पर्म काउंट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते चले गए और उनको अब ये परेशानी हो रही है। कई पेशेंट्स में जिनको की फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तो उनकी गायनेकोलॉजिस्ट या उनके डॉक्टर्स उनको फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स यानी डेली इंटरकोर्स करने की सलाह देते हैं। जो रिप्रोडक्टिव विंडो होती है, जो फर्टाइल विंडो होती है, जिसमें कि वाइफ के एग
यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में आता है, जो बीज है वो बनता है, उस बीज तक स्पर्म को पहुंचाने के लिए वो डेली इंटरकोर्स करने की सलाह देते हैं। इससे पुरुषों में इम्पोर्टेंस यानी नपुंसकता आ जाती है, क्योंकि डेली इंटरकोर्स करने का जो प्रेशर होता है उनके ऊपर, या उस टाइम पे इंटरकोर्स करने का जो प्रेशर होता है उनके ऊपर, उस प्रेशर के चलते वो सेक्स नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये भी एक मिथ है कि आपको डेली इंटरकोर्स या फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है, क्योंकि एक बार इंटरकोर्स करने के बाद कुछ दिनों तक स्पर्म आपका फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रह सकता है। लगभग 3 से 5 दिन तक वो आपके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रह सकता है। तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करने से भी कोई फायदा नहीं है, और उससे आपको इम्पोर्टेंस की ही प्रॉब्लम होती है, और इस तरह का प्रेशर आपको हमेशा ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इरेक्शन की प्रॉब्लम पैदा करने के लिए हो जाता है, कारण बन जाता है। कुछ लोगों के अंदर एक ये भी धारणा होती है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन में ही सेक्स करने से बच्चा लग सकता है। तो ऐसी कोई भी पोजीशन के सपोर्ट में या खिलाफ एविडेंस नहीं है कि उसमें बच्चा लगने का इम्पोर्टेंस देखा गया हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में सेक्स करने से ही बच्चा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि मिशनरी पोजीशन में सेक्स करने से बच्चा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी नेचुरल सेक्स एक्टिविटीज कर सकते हैं, और उससे आपको जो भी बेनिफिट हो सकता है बच्चा लगने में वो पूरा है, उसमें कोई भी कमी नहीं है होगी। कई लोगों का मानना है कि सेक्स करने के बाद अपने वाइफ को लगभग 20 से 30 मिनट तक रेस्ट करना चाहिए बेड पे, या अपने पैरों को ऊंचा करके रखना चाहिए, कमर के नीचे तकिया लगाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा भी कोई एविडेंस स्टडीज में नहीं मिला है कि अगर फर्टिलिटी अचीव करनी है या बच्चा लगाना है या प्रेगनेंसी अचीव करनी है, उसके लिए आपको इस तरीके का 30 मिनट तक वेट करके ही बेड से उठना पड़ेगा। या अगर कोई स्पर्म का पार्ट लीक होके वजाइना से बाहर आ जाता है, तो उससे कोई आपके बच्चा लगने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है इससे आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ्स समझ में आए होंगे, जिससे कि आप आपकी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो जरूरतमंदों तक पहुंच सके। धन्यवाद।